Hello student, today I am teaching you social science for class 8th. Today we will discuss about the topic social, economic and cultural impact of the British rule. So this is your chapter 6 of your history. In this chapter we will study about how the British government exploit the farmers as well as exploit to our handlooms people, those who made, and to our craft peoples also. So the British rule had a major impact on the economic, social and cultural life of India. British goods were allowed entry in India without paying any custom duty, but duty was levied on the Indian goods sent to England. So this policy of British was called one-way free trade policy. तो हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल चलता था उस टाइम पे जो हमारे इंडिया का जो सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लाइफ थी वो टोटली इफ़ेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा और बुरी तरह। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे द्वारा जो गुड्स को बनाया जाता था, जब वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी इम्पोज किया जाता था, ठीक है। और जब गुड्स व्हेन द इंडियन गुड्स सेंट टू द इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को जब सेंड किया जाता था तो वो बहुत कम पे किया जाता था, लेकिन जब इंग्लैंड से कोई सामान आ रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी, टैक्सेस लगते थे। सो ये जो पॉलिसी थी इसको वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी भी कहा गया है। नाउ इन दिस ruins of artisans and craftsmen. So Indian aircraft industry, which was famous all over the world since the ancient time, collapsed due to competitions with British machine made goods. अब जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडलूम्स से जो बनाते थे, हाथ से जो बनाते थे कॉमोडिटी को, उसको कंपटीशन दिया ब्रिटिशर्स की जो मशीन मेड गुड्स थी, ठीक है, जिसको कम टाइम में इजीली मशीन्स बना देती थी। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स एंटर द रिमोट विलेज ऑफ द कंट्री। तो जब रेलवेज स्टार्ट हुई तो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मशीन्स के थ्रू जो गुड्स बनता था उस गुड्स को सप्लाई किया गया रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। फाइन। सो द ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द इंडियन रूलर्स हु वर द मेन कस्टमर्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ऑल्सो गेव अ सर्व ब्लो टू दीज इंडस्ट्रीज। तो जो बहुत पुराने कई समय से इंडिया का जो हैंडलूम यूज़ कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट दे स्टार्ट यूजिंग द गुड्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स बाय द ब्रिटिशर्स, अब उसको यूज़ करने लगे थे, ठीक है। So the ruin of Indian handicraft was reflected in the ruin of the town and cities which were first famous as manufacturing center of handicraft like Dhaka, Surat and Mashroodabad and many others. तो इन एरियाज़ में जो पीपल हैंडलूम्स का काम करते थे उनकी पीपल की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, क्योंकि उनका जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसको लोग ज़्यादा नहीं खरीदते थे। पीपल्स प्रेफरिंग टू परचेज मशीन मेड गुड्स। ओके, सो दस द ब्रिटिश रूल नियरली डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने टोटली जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। As a result, more and more people started depending on agriculture. This increased pressure on agriculture was one of the major cause of extreme poverty in India under the British rule. तो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया के जो मोरोवर पीपल थे काफ़ी पुअर कंडीशन में आ गए थे बिकॉज ऑफ जो हैंडलूम्स का जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो भी ख़त्म कर दी गई बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेस ब्रिटिशर्स पेज्ड ऑन देम, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से दे प्रेशराइज टू गो टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर में इतना उनको ग्रो नहीं करते थे क्रॉप्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस फर्टिलिटी सॉइल एंड टैक्सेस ऑल्सो फार्मर्स हैव टू बी पेड देयर ऑल्सो। सो दीज आर द सम रीजन्स बिहाइंड द ब्रिटिशर्स हैज़ गिवन टोटली द डैमेज ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। Now next is stagnations and deteriorations of agriculture. So stagnations means stable, no growth, and deteriorations means decay या खराब कर देना, ठीक है। So exploitation of peasants
Excessive land revenue demands and overcrowding of agriculture led to segmentations and dictatorships of agriculture. तो धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का डिमांड बढ़ गया थ्रू द ब्रिटिशर्स एंड दे वेरी मच स्टार्ट डूइंग एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द पीसेंट्स. सो धीरे धीरे जो ग्रोथ था वो एकदम स्टेबल हो गया और totally the agriculture part is also gradually become very delay, or we can say very decay. So highly taxed by the government and exploited by the money lenders were too poor to bring them any improvement in the production technique. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वो प्रोडक्शन का टेक्निक यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था थ्रू द गवर्नमेंट एंड बाय द मनी लैंडर्स. सो बेटर सीड नहीं था उनके पास, कैटल नहीं था, मैन्योर नहीं था, फर्टिलाइजर्स वर बियॉन्ड देयर रीच. सो दीज आर द फ्यू रीजन्स बिहाइंड द इंडियन पीपल और द poverty increasing day by day. So the zamindars too did not bring up any improvement in agriculture production. Most of them were absentees landward and took no personal interest in land than collecting the rents. So as in previous chapter I told you that zamindars were the responsible to take the taxes from the peasants, but due to there is no production in the land, peasants would not able to pay the revenues. So इस कंडीशन में जो ज़मींदार थे वो भी धीरे धीरे एब्सेंट होने लगे मतलब कि वो कहाँ से, अब जब वो फार्मर्स ही उनको नहीं देंगे तो फ्रॉम वेयर दे विल गेट. ठीक है. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो टुक नो इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ वेरी टैक्सेस दे imposed on the people, peasants, and they not ready to pay because of the fertility of the crops is not as good as they think. Okay. So next, lack of development of modern industries. Now the machine age in India began with the introduction of cotton, textile, jute, coal mines industries in the 19th century. तो जब 19th century का जो beginning था उसमें हम कह सकते हैं उसको मशीनी युग. On that time, there was a introduction of cotton, textile, jute, and coal mines industries. So most of the modern India industries were owned by the British capitalist. ठीक है. तो जो इंडिया के बहुत से इंडस्ट्रीज थी उनको कौन हैंडल करने लगा? ब्रिटिश कैपिटलिस्ट हैंडल करने लगे. सो दे वर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बिकॉज लेबर वॉज cheap raw material and very easy available and there was a ready market. तो जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे दे रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे लेबर काफ़ी चीप थे, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता था और देयर वाज अ रेडी मार्केट ऑल्सो. So on the other hand, the emerging Indian capitalists had to compete with the British capitalists. Later other industries like rice, flour, woolen, textile, sugar, iron, steel, cement, paper and matches were also started. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या था कि जो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे उनका जो कंपटीशन था वो ब्रिटिश के कैपिटलिस्ट के साथ होने लगा. तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लाइक राइस, फ्लोर, ये सब चीज़ों का. सो हाउएवर इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप स्लोली. तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी. ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन इंडिया गॉट डिज़ायर बैंक लोन्स एंड रेलवेज फ्राइट चार्जेस. इंडियन कैपिटलिस्ट हैज़ टू टेक लोन एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसमें भी जो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे वो उनको तो ईजिली बैंक लोन प्रोवाइड हो जाता था और रेलवे फ्राइट चार्जेस भी उनको कम पे करना पड़ता था. बट अगर इंडियन कैपिटलिस्ट की बात करें तो दे टूक वेरी whatever the loan they were taking on that time they have to be pay very much high interest. So the Indian industries also had to pay higher railway freight charges as compared to the British. So another major weakness was the almost complete absence of heavy or capital goods industries such as metallurgical and engineering industries. तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये चार्जेस, फ्राइट चार्जेस एंड द इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हैवी. तो जिसकी वजह से इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप नहीं हो पाई. सो इंडिया हैड हार्डली एनी बिग प्लान टू प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील, केमिकल्स और ऑयल. तो उस टाइम पे भी इंडिया में बहुत रेयर ऐसी इंडस्ट्री थी जो आयरन और स्टील एंड अदर ऑयल या केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर पाती.
So the British government did not give any financial help to newly established Indian industries and neglect technical education. ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टोटली इंडियन कंपनीज को नेग्लेक्ट करते थे. दे नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ हेल्प टू द इंडियन इंडस्ट्रीज. सो देयर वर वेरी फ्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक्स इन आवर कंट्री. तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस बहुत कम है. सो अनदर नेगेटिव फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इट वाज कॉन्सेंट्रेट ओनली इन अ फ्यू रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो कंट्री के कुछ ही रीजन्स में वो इंटरेस्ट लेते थे जिनकी वजह से वो आज डेवलप हैं. सो लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट टोटली अनडेवलप्ड. सो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड प्रोटेक्शन फ्रॉम द tough competition from British industries. They demanded that British industrialists must pay import duty for bringing their goods into India. अब वो चाहते थे कि इंडिया में अगर उनका गुड्स आता है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ड्यूटी पे करे, टैक्सेस पे करे. बिटवीन 1920 and 1930 की बात हो गई है. Then Britishers were forced to give protection to Indian industries due to the agitations and pressures by nationalist leaders. The First World War gave a boost to Indian industries. तो ये बात हो गई 1920-1930 की. Then after when our nationalist leaders agitates and pressures on the British company so that they must provide their full support to the Indian industries. तो उसके बाद फर्स्ट वॉर के बाद हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में बूम अप आया. Now another topic of the same chapter I'll explain in my next video.